एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये सोवियत सिस्टम था क्या, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, हम बोलते हैं सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम है सोवियत यूनियन और यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो पहले शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जो यूएसएसआर है या फिर जो सोवियत यूनियन है, ये 15 रिपब्लिक्स या 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें है एक रशिया और 14 बाकी कंट्रीज़। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या रीज़न था। ठीक है, तो आपको पता ही है कोल्ड वर्ल्ड वॉर चली थी। एक साइड पे यूएसए था, दूसरी साइड पे यूएसएसआर या सोवियत यूनियन था। कोल्ड वॉर क्या होता है कि ऑफिशियल तरीके से कोई भी वॉर डिक्लेयर नहीं करता है, बट लड़ते रहते हैं, ठीक है, बट अनऑफिशियल तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं कि सोवियत सिस्टम कैसे बना। तो जो हमारा यूएसएसआर था, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 में रशिया में, उसके बाद में बना था। अब ये रेवोल्यूशन क्या था वो हम कभी अलग से पढ़ेंगे, तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ 1917 में रशिया में, उसके बाद यूएसएसआर बना। अब ये रेवोल्यूशन क्या करता था? ये इंस्पायर्ड था बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। ये समाजवाद पे बेस्ड था। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, तो जो भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, सभी में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ स्टेट के द्वारा ओन की जाएंगी। ये होता है सोशलिज्म, ठीक है, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म था उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये कैपिटलिज्म क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जो ये रेवोल्यूशन था, ये बेस्ड था सोशलिज्म के आइडियाज़ पे, तो इसने सोशलिज्म को ही फॉलो किया, कैपिटलिज्म को नहीं किया। ये चाहते थे एक एगलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रेस के बेस पे कोई भी चीज़ें लोगों में डिवाइड ना हो। जैसे होता है ना, कलर के बेस पे गोरा काला, ये सब चीज़ें ना हो, कोई क्लास सिस्टम ना हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि परहैप्स या शायद ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया और एक ऐसी सोसाइटी बनाने की चाह रखी, या एक ऐसी सोसाइटी डिज़ाइन की जो कि बेस्ड थी ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। समानता के सिद्धांत पे बेस्ड पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी बनी। बट ऐसा करने के लिए जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे, उन्होंने स्टेट को प्रायोरिटी दी कि जो कुछ भी होगा स्टेट का ही होगा। मतलब स्टेट की एक पार्टी बनेगी और पूरी की पूरी जो भी प्रॉपर्टी है वो उनके द्वारा ओन की जाएगी, ठीक है। तो जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था, इसमें एक ही पार्टी होती है। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी होती थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी नहीं होती थी, कोई ऑपोजिशन नहीं होता था। तो जितनी भी इकोनॉमी थी, उसकी प्लानिंग, उसकी कंट्रोल करना, वो सब कुछ स्टेट के द्वारा किया जाता था, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से समझ आ गया हो। फिर आता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब है जो भी कंट्रीज़ रशिया के आसपास है, ठीक है, ये वाला पार्ट ईस्ट होता है। जैसे अगर ये हमारा वर्ल्ड मैप है तो ये वाला पार्ट ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, यानी कि जिनकी बाउंड्रीज रशिया के आसपास लगती है, वो उन सब की हेल्प की रशिया ने, उनको फेसिस्ट फोर्सेस से अलग करने में, बचाने में, छुड़वाने में। तो इसके बाद क्या हुआ? वो यूएसएसआर के अंडर आ गई, ठीक है, यूएसएसआर के अंडर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंडर आ गई। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक सिस्टम था इन सब का, वो भी यूएसएसआर के बेस पे चलने लगा। जैसे अब यूएसएसआर ने उनको बचाया तो उसी के बेस पे सब होगा। तो अब एक अलग से ग्रुप बन गया कंट्रीज़ का, इसे नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक। हम पढ़ते हैं ना कि सेकेंड वर्ल्ड क्या होता है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड है। इसे नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड का या सोशलिस्ट ब्लॉक का। एक वॉर्सो पैक्ट हुआ, एक डिफेंस पैक्ट था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं यूएसएसआर में, वो डिफेंस में दूसरे की हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ पैक्ट था। एक मिलिट्री अलायंस आप कह सकते हैं इन सब का था। तो यूएसएसआर क्या बना? इन सब का बन गया लीडर। नाउ जो सोवियत यूनियन था वो बहुत ग्रेट पावर बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, क्योंकि उसके अंडर भी काफ़ी कंट्रीज़ आ गई थी। जो सोवियत इकोनॉमी थी ये बहुत ही ज़्यादा डिवॉल्व थी उस टाइम की, अगर कंट्रीज़ की बात करें उनके कंपैरिजन में। बट यूएस और सोवियत यूनियन का भी मुकाबला चल रहा था। यूएसएसआर की बात करें तो आई होप आपको यूएसएसआर समझ आ गया है। यूएसएसआर मतलब रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज, ठीक है। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रशिया, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। सो यूएसएसआर का कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। एनर्जी रिसोर्सेज थे वहाँ पे, ऑयल था, आयरन एंड स्टील था, मशीनरी प्रोडक्शन वहाँ पे होती थी,
ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था, जो जितने भी रिमोट एरियाज़ है ना वो भी बहुत एफिशिएंटली जो है वो सड़कों से जुड़े हुए थे। इनका डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, मतलब छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक इनकी कंट्री में खुद बनता था। बट इनकी क्वालिटी जो है वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की तरह नहीं थी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेटिज्म, कोई चीज़ प्राइवेट है तो हम सोचेंगे उसको बढ़ावा देना, कोई सरकारी चीज़ है तो सरकारी जो होते हैं, मतलब जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें लोग भी कहाँ इतने एफिशिएंटली काम करते हैं, आपने देखा ही होगा। तो जो क्वालिटी थी यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उनकी क्वालिटी इतनी खास नहीं होती थी जितनी कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की होती थी। नाउ जो सोवियत स्टेट था ये एंश्योर करता था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स, मतलब जो मिनिमम वेज भी होगी ना वो भी काफ़ी अच्छी थी ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। ठीक है, सरकार ने सब्सिडीज़ दे रखी हुई थी बेसिक नेसेसिटीज़ पे, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर है और भी जो वेलफेयर स्कीम्स है उन सब में। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी। स्टेट ओनरशिप जो है वो मेन थी, स्टेट के पास सब कुछ था, स्टेट ही लैंड को, प्रोडक्शन को, एसेट्स को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करती थी। बट अब क्या होने लगा, अब जब सारा कंट्रोल सरकार के पास आ गया तो सरकार भी थोड़ी फिर शैतान हो जाएगी, राइट। तो वही हुआ यहाँ पे। देखिए, जो सोवियत सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेटिक हो गया, तानाशाह होने लगा, अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा, जिससे मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। तो इसके जो सिटीजन्स थे उनके लिए लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ होने लगी अब, ठीक है। अब उनको लैक ऑफ डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र की कमी फील होने लगी। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की एब्सेंस थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, तो जो भी उनके व्यूज़ थे उनको वो एक्सप्रेस करते थे जोक्स और कार्टून्स के थ्रू। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट में सबको रिफॉर्म की ज़रूरत थी। रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था, जो कि कौन सी पार्टी थी वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वो सब कुछ कंट्रोल करके रखती थी, जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है। लोगों की इतनी ज़्यादा सुनते भी नहीं थी, उनकी जो विशेष थी, डिमांड थी, अर्जेस थे। तो अब the party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs including their cultural affairs। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पार्टी क्या कर रही थी, अब जो बाकी कंट्रीज थी ना, जो 14 अलग रिपब्लिक्स थी, एक तो रशिया था उसके जो रूल कर रहा था, उसके अलावा जो 14 अलग थे वो चाहते थे कि हम अपने अपने देश के, अपने अपने कंट्री के, अपने अपने रिपब्लिक के अफेयर्स को खुद मैनेज करें, ठीक है। तो जो यूएसएसआर है वो इसमें ना पड़े, रशिया इसमें ना पड़े। स्पेशली जो कल्चरल अफेयर्स है उनको वो खुद मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कल्चरल कितना डिफरेंस आ जाता है हर एक कंट्री में, है ना। तो वो खुद जो है वो मैनेज करना चाहते थे, बट ऐसा करने नहीं दे रहा था उनको रशिया। ऑल्दो होता क्या है, ऑन पेपर बात कुछ और थी बट चल कुछ और रहा था। ऑन पेपर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में बात कुछ और लिखी हुई थी, चल कुछ और रहा था। रशिया जो है सिर्फ एक कंट्री थी 15 रिपब्लिक्स में। यूएसएसआर का एक पार्ट थी, यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज थी जिसमें से एक थी रशिया, बट रशिया डोमिनेट कर रहा था सबको, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो बाकी रीजन्स या बाकी कंट्रीज़ के लोग थे उन्होंने नेग्लेक्टेड फील किया, सुप्रेस्ड फील किया। अब इसके बाद क्या होना था, फिर डाउनफॉल भी आना ही था रशिया का, जब उसने बात नहीं सुनी सबकी। अब दूसरी साइड क्या हो रहा था, आर्म्स की रेस। आर्म्स होते हैं हथियार, तो हथियारों की रेस में जुड़ा हुआ था रशिया। जो भी सोवियत यूनियन था क्या करता था, यूएस को मैच करने की कोशिश करता था टाइम टू टाइम, बट एट ग्रेट कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन तो यूएसएसआर में से हर चीज़ की होगी, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। यूएस वालों के कम दाम में क्वालिटी भी अच्छी होती थी, तो इनको काफ़ी भुगतान करना पड़ रहा था, किनको, सोवियत यूनियन वालों को। नाउ सोवियत यूनियन अब पीछे रह गया काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग थे उनकी एस्पिरेशंस, लोगों की बातें, लोगों की अर्जेस सुनने में, वो किस तरह का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम चाहते थे, क्या उनके डिमांड्स थे, उनको फुलफिल करने में ये पीछे रह गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, 14 बाकी कंट्रीज़ के जो लोग कह रहे थे उनकी बातों को अनसुना कर दिया, जिससे वो भी एक तरह से इनके खिलाफ हो ही रहे थे। अब इस टाइम पे होता क्या है, द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। तो अब 1979 से 9 से अप्रॉक्सीमेट 9 या 10 साल तक एक वॉर स्टार्ट हो जाती है अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में। गोरिल्ला वॉर्स थी, बॉर्डर पे सब लड़ते रहते थे, जिससे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। वेजेस जो थी लोगों की वो तो बढ़ती रही, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गई, टेक्नोलॉजी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। टेक्नोलॉजी तो वैसे भी वेस्ट से पीछे थी, तो अब देखिए कितना नुकसान होने लगा सोवियत यूनियन को, जिसकी वजह से जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे, जो भी वहाँ पे चीज़ें बनती थी, उसमें शॉर्टेज आ गई। फूड का इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, हर साल जो फूड का इंपोर्ट था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। जो सोवियत इकोनॉमी थी वो डाउनफॉल करने लगी 1970s तक, और बाद में वो स्टेगनेंट हो गई, मतलब वो रुक गई, एक तरह से ठहराव आ गया उसमें, ठीक है। तो मैंने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन यहाँ पे कर दी है, एज सच ऐसा कोई आई डोंट थिंक आपको कुछ रह गया हो इसमें। एंड
कोई चीज़ समझ ना आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, फीडबैक दे सकते हैं कोई फीडबैक हो। और देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, तो ये पूरे चैप्टर में चलेगा आपको कि सोवियत यूनियन के लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए आजकल रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप नाम याद रख सकते हैं। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में उसके लीडर थे। फाउंडर हेड थे यूएसएसआर के ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड, रेवोल्यूशन के टाइम वाला। एक आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन थे, प्रैक्टिशनर थे मार्क्सिज्म के। मार्क्सिज्म क्या होता है, जो कार्ल मार्क्स के विचारों पे बेस्ड होता है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि कोई क्लास सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्लास सिस्टम होता है तो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर लोगों को स्ट्रगल करना पड़े तो वो कैसे सोसाइटी, ये उनके विचार थे। तो इस तरह से इन्होंने लीडर के बारे में बताया। एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे हल्का सा नाम आप पढ़ लीजिएगा। एंड आई होप आपको कोई डाउट ना रहा हो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।